मैं जिला अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव का नाम असेठी है। और आप दिल्ली कब आए? मैं दिल्ली 68 में आ गया था। गांव में क्या क्या फल फ्रूट और सब्जियां खाया करते थे और क्या क्या दालें खाया करते थे? हम जो दालें हमारे खेत में होती थी वही खाते थे, और फल फ्रूट जो होते थे सीजनल होते थे, जैसे कि आड़ू हो गया, खुमानी हो गया, अमरूद हो गए, और ये अंजीर हो गया, और तुम्हारे जामुन हो गए। ये चीज़ें फल फ्रूट में खाते थे। ये भी सीजनल, सारे सीजनल होते थे। और दालें? दालें भी हम अपने खेतों से करते थे, जैसे गौत हो गया, भट हो गया, मांस हो गई, रैंस हो गए, उड़द हो गया, दाल और होती है। सब्जियां क्या क्या खाया करते थे आप? सब्जियां जो हमारी खेतों में होती थी वही खाते थे, जैसे पालक हो गया, और हरी सब्जी हो गई, मूली हो गई, तोरी हो गई, अपनी कभी खेत की हो गई, और सिसौन का साग होता था, उसको लोग जो है, सिसोड़ का साग क्या होता है? वो एक वो कांटे वाले पत्ता होता है, और उसको जो है कैंची से पकड़ के, वो चिमटे से पकड़ के काटते हैं। Red pumpkin pie or seekumbalakai kadbu, usually made in winters. This recipe has been in our family since generations. In fact, I have never seen this sweet dish made by anyone outside our family. This handwritten recipe you see on the screen is written by Amma for my cousin. हमारा खाना तो कुछ गांव जैसा ही है, क्योंकि हम गांव से रिलेटेड है, जाट है कुछ, तो इसीलिए हमारा तो मट्ठा और दही दूध के बिना काम नहीं चलता। जो हम यहाँ बाकी दिल्ली वालों से मिले बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल ही अलग है। उनको गुड़ के बारे में, मट्ठा और मक्खन के बारे में, घर के दूध दही के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो अपना घर में बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते, वो बाहर से लावे। जैसे दूध मोल लाते हैं वैसे ही दही लावे, मट्ठा बाहर से लावे। हम सब कुछ अपना गांव की तरह ही घर में बनाते हैं, दूध लाते हैं बस, और घर में मट्ठा बनावे, घर में दही बनावे। दूध ये जो बाकी दिल्ली के ही है, मतलब इनका गांव से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो ज्यादा दुकान पे से लिया हुआ है। पैकेट पैकेट मतलब पैकेट पैकेट वाला, पैकेट, हाँ। हाँ पैकेट वाला लिया हुआ है ये तो। हम भैंस का है, हमारे यहीं वजीराबाद के पास जगतपुर गांव है, तो हम वहाँ पे भैंस है, गुज्जर भैंस रखते हैं, हमने वहाँ पर लगाया हुआ है दूध। बच्चों के पापा ले आते हैं। तो आपको इन दोनों, जैसे दूध ही है अलग अलग, वो जैसे आपने बताया पैकेट वाला और ये, तो कुछ फर्क लगता है आपको कि हाँ, की कुछ मतलब कुछ वजह होगी कि जिस वजह से आप वो वाला ले तो ये वाला नहीं? बहुत अंतर है। भैंस का दूध है तो वाइट है बिल्कुल, ये पैकेट वाला क्या है, भैंस का है, लेकिन भैंस का नहीं है, वो बिल्कुल पीला दूध होता है, ना उस पर इतना मक्खन होता ना कुछ होता, वो बिल्कुल अलग होता है। हमसे तो उसकी चाय भी नहीं पी जाती। खाना नहीं, मटर पनीर तो हमने कभी देखा ही नहीं गाँव में बना, ना मेहमानों के लिए बना ना घर को के लिए बना। हमें पता ही नहीं था कि मटर पनीर होता क्या है। गांव में तो सिंपल खाना खाते थे, यहाँ चटपटा खाना खाते हैं। गांव में बिना टमाटर का खाते थे, यहाँ टमाटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। दिल्ली जैसे आने में सब कुछ चाहिए। My grandmother in the video talks greatly about how the helicopters were hovering so much around their houses. I believe as a teenager she was very excited to see all that for the first time in her life and with such a large number. So she talks about how the army built their camp near their place, which was at Tongchin village. And as I check the location, I discovered that it was a border near Burma. So my grandmother also talks of how a ration would be dropped from helicopter for the army station there, and I believe she must be quite intrigued by all that. So she knew one of the army who was stationed there by the name Pusiala. He looks like Mizo from the name itself. Pusiala would give them the ration, and on asking what was present in that ration, she told me that there was mutton, there was canned fish, there was like chapati and all that. Since she didn't know. नीचे जमीन पे बैठ के खाते थे, पहले कुर्सी उर्सी कहाँ होती थी, नीचे ही बैठते थे पटले में। तो दिल्ली आए जब आप, तब ये सब बदला या कि ऐसे ही था? हाँ, बदल गया, सब कुछ बदल
वहाँ पे नॉर्मल बर्तन नहीं होते थे जैसे यहाँ पे हमें स्टील के मिलते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे और अलग तरह के बर्तन हो गए, तो किन बर्तनों में खाना बनाया जाता था? ये पूरी मील जो खमीरी रोटी है, मिठरी की सब्जी है, मीट चावल है, खट्टा, वो चावल जो है वो खुला पतीला होता था पित्तल का, उसमें बनाते थे। और जो मीट है वो पित्तल का बड़ा बर्तन होता है, लेकिन उसका जो ऊपर का ऐसा मुंह, उसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है। अच्छा। तो मोटा होता है, इसलिए वो गल अच्छा जाती है सब्जी। तो उसमें बनाते थे, उसको चरोटू बोलते हैं। चरोटू में आप बनाते थे अपनी खट्टा मीट, उसको चरोटू बोलते हैं। जो चावल नॉर्मल स्टील बर्तन में करती हूँ उसमें और इसमें काफी फर्क है। तो क्या उसका एक अलग टेस्ट आता है? अलग टेस्ट, कलर भी अलग होता है इसका। In those days, for a meal at a time, we really had to work hard. But now it is fast with the help of LPG, whereas in the old days, we had to collect firewood for that. Also, the kitchen has many electrical appliances like the pressure cooker. So, with generation came differences in preparatory methods and tastes. Now, a situation has even come where the food is not even prepared at home, as there are many kids with bags and they go by the name of Zomato and Swiggy. क्योंकि उसकी चूल्हे की आग जो है वो चारों तरफ पकड़ती है। अच्छा। उसकी पतीली जो है वो चारों तरफ पकड़ती है, और गैस की नीचे एक साइड में पकड़ती है बस। अच्छा। इसलिए गैस के ऊपर इतना खाना नहीं बनता अच्छा, जितना चूल्हे की आंच पे बनता है। अच्छा। और जो रोटी चूल्हे की आंच की होती है खाओ, जो उसमें मज़ा स्वाद लगेगा वो गैस की नहीं, में स्वाद नहीं आएगा। अब सन 47 में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तब मैं 2 साल का था। उस टाइम तो हमारी माता जी यही काम करती थी, उनका काम था मोहल्ले बस्तियों का काम करना। शेड्यूल कास्ट जो है उनको यही काम मिलता था, घर के अंदर साफ सफाई, ये इसका काम करते थे। मेरे पिताजी MCD में उनको नौकरी मिल गई, वो उसमें MCD में नौकरी करते थे। अच्छा। तो उनको तनख्वाह मिलती थी 7 रुपये महीना। उस 7 रुपये महीने में वो हम पूरा परिवार चलाते थे। हम जाते थे दूसरी जगह पे तो वो अलग बिठा दिया करते थे हमारे को। अच्छा। कि भाई ये अलग पंक्ति में बैठ जाओ, ये है ये आदमी की, ये सारे बैठे, ठीक है, बैठा दो इन्हें। और उनको वहीं पे पत्थर दे दिया करते थे और उसमें खाना परोस दिया करते थे और सबको खाना खिला दिया करते थे। ऐसे नहीं था कि सबके साथ बैठ के खाएगा ये क्या है, छूता अछूता बना। हाँ अंतर है, क्यों नहीं है। कैसे अंतर है? पहले मीट मच्छी अंडा ये खाया करते थे बस, अब वैष्णो खाना बनता है शादियों में, मीट मच्छी अंडा नहीं बनता। पहले बकरे काटते थे, सुअर काटते थे शादियों में, और उनकी दावतें होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब समाज बदल गया है। तो क्योंकि बाहर से कुछ आती ही नहीं थी, बाहर से कोई चीज लाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जी जी। तो आप लोग 34 लोगों को खाना बना लेते थे अकेले? इजली, मतलब बहुत आसान लगता था। आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ये रहता था कि पहले पापा के लिए ही निकाल दिया जाए फिर सब खाएगा, तो उनके लिए अलग करके रख दिया जाता था। मीट तो हम लोग नहीं खाते थे, आदमी लोग खाते थे, मछलियाँ और बकरी। इसलिए कि चावल जो है वो ऐसा माना गया है कि वो लेडीज नहीं बनाती थी। जब हमारे मम्मी पापा हम छोटे थे तो लेडीज नहीं बनाती थी चावल दाल या मीट चावल, ये वैसे माने गए हैं कि मतलब इनको जेंट्स ही बनाते थे, और रोटी सब्जी जो है वो लेडीज बना लेती। पर क्या आपको ऐसा कुछ याद है कि क्यों चावल जो होता है वो जेंट्स बनाते हैं और फीमेल्स नहीं?
क्योंकि ऐसा माना गया ये तो उस टाइम नहीं बनाते, जैसे लेडीज चौकी में नहीं जाती है 5 या 7 दिन तक, तब तो उनको खाना भी दूसरे कमरे में पित्तल की थाली में देते हैं। वो 5-7 दिन मतलब जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती है। अच्छा। बाकी अब वही था कि मतलब बड़ा ही बनाएगा, पर तो ज्यादातर ब्राह्मणों के घर में होता था। ब्राह्मणों के घर शहर में है, शहर में तो मेरी बेटी भी बहुत कम खाना बनाती है, लेकिन यहाँ पे तो मर्द भी बना देते हैं। गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गांव में मर्द खाना नहीं बनाते कतई भी, वे अपने खुद से पानी भी लेकर नहीं पीते, उनका बेटी बहू ही करती है। तो आपके हिसाब से ये सही चीज है कि गलत चीज है? क्या इस मामले में किसकी सही चीज लगती है आपको? शहर में बढ़िया है ये बात कि गाँव की बढ़िया बात है? मुझे तो अब तो जब मैं गांव में रहती तो गांव की अच्छी लगती, लेकिन अब मुझे 20 साल यहाँ शहर में आई हुई को हो गए, अब मुझे यही पसंद होगी, क्योंकि भाई बराबर है सब, औरत भी और मर्द भी, तो उनको बराबर ही सब कुछ करना चाहिए। अगर बालक पढ़ रहा लिख रहा, नौकरी करनी भी जरूरी है, तो घर भी संभालो और नौकरी भी करो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मर्द करेगा और ये औरत करेगी और ये बेटी करेगी या बेटा करेगा। मैं जब शादी करके दिल्ली में मैं हस्बैंड के साथ आई जी, तो वो एक मेरे मेमोरी में जहाँ तक है याद है, और बहुत अच्छा लगा वो चीज़ें कि मैं बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से आई थी, और यहाँ पे आते ही फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड प्रॉपर खाना बनाए जी। गर्मी के टाइम था, प्रॉपर दोपहर के लंच तैयार किए और पूरा टेबल पर लगाए, और मैं थक गई थी, मुझे उठा के ले आकर मतलब खाना खिलाए बैठा कर साथ में, और मैं मतलब किचन में गई नहीं, देखी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ें, और बहुत डिफरेंस, बहुत अलग सा लगा। Hello, so I know Vajanti ji from past several years, and she's mother of my very close friend Sari Krish. So for years her house has been our adda where all our friends meet, and I can say I am a very proud recipient of her warm hospitality and her food. And a very interesting part of her personality is her hospitality, and she always invites us on all her festivals and offer us food, explain details of the food items, recipes and names, Kannada names. So food was something which has always been a way which brought us closer to each other, and so it was a natural choice for me to take her interview for this food history project. And I always felt close to her, but when I took this interview and inquired about stories of her food in a more cautious way, it just opened completely new dimensions of her personality, as if I got to know about a really new person, and I could relate what made as migrant to Delhi, what made her invite to us on all her festivals and offer food, what was her childhood, what was her young age. So food became like a medium to know a completely new dimensions about her. And in some way I can say that this food history project made us quite even more closer to each other, and I realized how much is food central to our life, to our stories, to our personalities, to our past, to our present and future. Hello all. I would like to thank everyone who executed this project and provided me an opportunity to unravel another layer of historian out of me. Despite being a fairly good student of history for all these years, I did not really expect that such a seemingly yet simple topic of food can provide such enriching insights into our culture and history. More than anything, the interview taught me that we should not take things of our daily life for granted. मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा है कि जो मैं अपनी मदर के बारे में नहीं जानता, बट जैसा कि जब उन्होंने अपनी फूड से रिलेटेड कहानियों को बताया, तो मुझे समझ आया कि काफ़ी मैं भले इवेंट्स को जानता हूँ, पर जो प्रोसेसेस हुए हैं उनके या कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है उनको, वो मैं बिना ऐसे सुने नहीं जान सकता था। और उनके बारे में भी एक जेंडर्ड पर्सपेक्टिव जो मुझे मिला, वो शायद इसके बिना नहीं मिल सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि एक जो हिस्ट्री है जिसको हम हिज स्टोरी में मैं अक्सर पढ़ता आया हूँ,
जो बायस दिखाता है, इसका एक पैट्रियार्कल बायस दिखाता है, उसको हम इस ऐसे इंटरव्यूज के थ्रू हर स्टोरी बना सकते हैं. Moreover, for my mother, this interview was a perfect conduit and for her pent-up memories and valuable stories to reach a wider audience. दूसरा, मुझे इन एक्सपीरियंसेस का भले ही पहले से पता हो, बट लुकिंग एट देम इन न्यू लाइट एंड विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैज ओनली इंक्रीज्ड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम and imparted a new learning about vital cultural processes that have happened and are still happening around me. तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी और टॉपिक्स के बारे में जो मुझे लगता है कि काफ़ी मुंडेन टॉपिक्स है, उनको हम इस तरह से बढ़े तो हम एक हिस्ट्री राइटिंग की एक अलग उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अलग फॉर्म में और अलग वैल्यू के साथ. थैंक यू. So, as I studied this project, the first thing that came to my mind for my candidate for my interview is my grandmother. Well, my grandmother is, I chose my grandmother because she reflects my identity as a tribal. Christianity has set in about 100 years ago, and my forefathers, my grandmother's parents, my ancestors, they have always been so inclined to nature. They have been animism. They worship gods, nature, trees, and all that. And well, my grandmother saw part of that and part of life as a Christian. So she saw so many transitions. She is part of so many transitions, I should say, even till now when it comes to technology also. So yeah. My grandmother posed as a perfect candidate because I remember her telling me stories when I was young. As we were doing the interview, as we were conversing about the life they led, I see so many things. I noticed so many things that I have never even imagined. Like their livelihood was very basic, very inclined to nature. Nature is like the main provider of everything. Like they were directly dependent on nature for everything. They live at the mercies of nature, and they use whatever nature could provide them. So in terms of cutlery, in terms of spoons or plates or anything, most of the stuff they use is mainly what they get from nature, like a bamboo stick for spoons, or like the earthenware which they made themselves. Like in my case, I could choose so many kinds of cutlery. I could choose so many kinds of pots and pans I want, but for them, they do not have the choice like that. तो ये इंटरव्यू देके आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे ये इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा कि मैं तो VIP हो गई. जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है. मैं तो अपने बचपन में ही खो गई. सब कुछ यादें ऐसी नजर आ रही थी मुझे जैसे मैं आज सब कुछ मेरे साथ दोबारा हो रहा हूँ. इतना मजा आया, इतना मजा आया. दोबारा से पास में जाने का मौका मिला. बिल्कुल. और अम्मी, दादी, नानी सब आ गई. बचपन का वो चूल्हा, वो सब आंगन, मुझे बहुत ही ज्यादा, मेरी सारी फ्रेंड है, सब वो डांट भी सब याद आ गई. बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे मौका मिला. जी मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपने मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू दिया. मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला. थैंक यू.